हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी। ज्वाइन हो जाइए सभी क्लास में। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ठीक है। आज आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की पीडीएफ में मिल जाएगी, शाम को क्लास के बाद 9 या 9:30 बजे तक भेज दूंगी, ठीक है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च के फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टर्म रिसर्च में यूज होती है, जो पूछा ही जाता है आपसे एग्जाम में, और साथ के साथ हम टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो करें क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक रहने वाला है। हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी प्लीज। और आवाज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी लो चल रही है, जुकाम ठीक हुआ तो अब खांसी हो गई है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज अभी। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट है और उसकी पीडीएफ भी अपलोड है। कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट है और उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, तो प्लीज देख लो। जिन्होंने नहीं देखा, रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, पीडीएफ को भी रिवीजन कर लो साथ के साथ। और जो आपकी एग्जाम की डेट है वो आपको पता ही है कि आ गई है, 6 दिसंबर टू आपका 20 दिसंबर तक एग्जाम्स होने हैं। तो प्लीज अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना रखो, तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। मैम, इम्पेरिकल का मतलब प्लीज बोल दीजिए। ओके, इम्पेरिकल का मतलब ये होता है आपका, जो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड चीजें होती है ना, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो आपकी लाइफ में, उसको बोला जाता है इम्पेरिकल रिसर्च। कि आपकी लाइफ के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आती है आपकी इम्पेरिकल रिसर्च में। अनामिका जी, समझ गए? मुझे ही हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे ऐड ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा ऐड आपको? गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, अभिज्ञान मिश्रा ने बताया हिंदी में, अनुभवजन्य, अनुभवों से सीखना, लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखना। एम्पिरिकल रिसर्च वो हो जाएगा। क्लियर है अनामिका जी आपको एम्पिरिकल का मीनिंग? और वो जरूरी नहीं है कि आपकी ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो सकता है वो दूसरों की लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हो जिनसे हम सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। मैम, स्वयं प्रभा की वीडियो नहीं देखी क्या? नहीं, नहीं है क्या? कैसे मतलब रिकॉर्डेड क्लास नहीं है स्वयं प्रभा का? होगा, रिकॉर्डेड क्लास है स्वयं प्रभा की। स्वयं एंड स्वयं प्रभा की रिकॉर्डेड क्लास है, आप देख लेना एक बार, मीनाक्षी जी। ओके, करें फिर स्टार्ट क्लास आज। काफी स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं क्लास में, ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मिल जाएगी। क्यों अभी ज्ञान मिश्रा जी 7:10 पे क्यों क्लास स्टार्ट करनी है? क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्यों इतना लेट स्टार्ट करनी है? टॉपिक काफी कवर करना है, और 8 बजे आपको पता है उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होती है, तो 1 घंटे में काफी कुछ चीजें हमें कवर करनी होती है। कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, सभी लोग डाउट पूछ लीजिए। उसके लिए मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट देती हूँ आपको, उसके लिए क्लास में देखो टाइमली आना पड़ता है, फिर पूछो आप लोग। आपका तो गला बहुत खराब है। हाँ जी, हाँ जी अनामिका जी, गला खराब है, क्या करें। गला भी खराब है, खांसी भी हो रही है, गले में दर्द भी है, पेन है गले में, बट ठीक है अभी थोड़ा, कोई नहीं, चलेगा। 15 सितंबर के बाद की कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है मैम। ओहो,
15 सितंबर के बाद है। जीतू सर को बोलो, उनसे बात करो कि सर रिकॉर्डेड क्लास से प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि जितना भी रिकॉर्डेड क्लास है और ये सारी चीज़ें ये मेरे हाथ में नहीं है, लक्ष्मण सर या फिर अक्षय सर करते हैं। हमारा सिर्फ पीडीएफ का काम रहता है, अपलोड करना, शेड्यूल बनाना, ये काम रहता है। बाकी आप जीतू सर को बोलो कि रिकॉर्डेड क्लास से प्रोवाइड करवाओ। कौन सा कोर्स है आपका? मीन सेकंड पेपर क्या है आपका मीनाक्षी जी? सेकंड पेपर क्या है? मैम प्लेलिस्ट में सब क्लास ऐड कर दे। अच्छा। मॉर्निंग मैम, ठीक है, मैं सर को बोलूँगी। ठीक है, आज मैं सर को बोलती हूँ अपने भी हाफ पे भी, बाकी आप लोग भी बोल देना। बट सेकंड पेपर बताओ आपका क्या है? मॉर्निंग में मधु, मधु खाए, ये मधु क्या होता है? मैंने तो नेम भी फर्स्ट टाइम सुना। हाँ जी बोलिए। सेकंड पेपर कौन सा है आपका? सेकंड की नहीं मैम, ओनली नहीं, सेकंड पेपर कौन सा है फिर मुझे पता लगेगा ना। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है इसमें तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। मेरे पास जो कोर्सेज है फर्स्ट पेपर वाले सब में अवेलेबल है। बट आपका सेकंड पेपर क्या है? अच्छा मधु, ओके ओके, हनी, ओके। ठीक है, समझ गए, शहद, संस्कृत यूज कर रहे हो शायद, मधु है ना। ओके ठीक है, सेकंड पेपर बताओ ना, फिर पता लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर का ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है जी, गुड इवनिंग सभी को। अभी सेकंड पेपर, बहुत बारिश हो रही है यहाँ, ओके। करें फिर क्लास स्टार्ट, ये आपका यूनिट सेकंड, बाकी देख लेंगे फिर। आज मैं बोल दूंगी सर को रिकॉर्डेड क्लास के लिए। यूनिट सेकंड चल रहा है आप लोगों का, और कौन सा यूनिट है? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेट जेआरएफ के लिए, सेट के लिए, और आपका पीएचडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर है सभी को? और ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और काफी चीजें हमने पढ़ भी लिया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे रिसर्च में जो यूज होती है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथ के साथ हमारे पास जैसे टाइम रहेगा हम टाइप्स ऑफ रिसर्च भी करेंगे। क्लियर है जी सभी को? मैम कंटेंट में करंट लेक्चर पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है, सब पुरानी पीडीएफ नहीं। कंटेंट में पुरानी क्यों होगी? दिसंबर वाले कोर्स में जाना है पायल जी आपको। दिसंबर, अगर तो आप जून वाले कोर्स में जाओगे तो वहां पे पुरानी है, दिसंबर वाले कोर्स में जाना है, ठीक है। दिसंबर वाला कोर्स पेपर 1 और नोट्स में जाकर फिर वहां पे सारी न्यू मिलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका आपको न्यू है, और कम्युनिकेशन आपको न्यू है, और रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपको मिल जाएगी, ठीक है मीनाक्षी जी? अच्छा, नहीं कर सकते मैम। अच्छा, सेकंड पेपर नहीं किया आपने, तो पेपर फर्स्ट क्या? तो सारी रिकॉर्डेड क्लास मेरे पास तो अवेलेबल है। लाइव क्लास में जाओ और वहां पे डब्बा सा बना होगा REC, ठीक है, उसमें जाओ। इवन देन कल की क्लास भी मैंने देखी रिकॉर्डेड, में तो डेली देखती हूँ अपनी रिकॉर्डेड क्लास की अपलोड हुई कि नहीं हुई। REC में जाओ और वहां पे क्लिक करोगे, आपके पास सारी रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी पेपर 1 की, ठीक है मीनाक्षी जी? ओके। लाइव क्लास में जाना है, डब्बा सा बना होगा आगे, और उस पर क्लिक करना है, वहां पर सारे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको। ओके। हाँ, पुराने नोट्स तो हटा दिए मैंने, देखा नहीं वैसे जून वाले में, बट हटा दिए होंगे पुराने नोट्स तो सारे। ओके। क्लास चल रही थी, हाँ जी। ये और क्लास रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल। लाइव क्लास के सेक्शन पर भी नीचे सभी वीडियोस रहते हैं। हाँ देख लो आप लोग, ठीक है, बता दो, एक दूसरे को गाइड कर लो। ओके, करें फिर क्लास को स्टार्ट। हमारा कल मीनिंग ऑफ रिसर्च हो चुका था, ठीक है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारे हो चुके हैं, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हमारा हो चुका है। रिसर्च करेक्टरिस्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़नी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, रेप्लीकेबल क्या है, लॉजिकल क्या है, साइक्लिकल क्या है, कंट्रोल्ड फैक्टर कौन कौन से है, और क्रेडिबिलिटी हो गया, जनरलाइजेबिलिटी हो गया, इंपेरिकल रिसर्च हो गया। ये सारी टर्म्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी टर्म्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है। क्लियर है? और इसके बिहाव पे आगे जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आएगा। रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे एक बहुत मीन्स इसके टाइप है, और इस पे भी एक लेक्चर बनेगा, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टाइप्स पे एक पूरा लेक्चर बनने वाला है। क्लियर है? बाकी छोटी छोटी चीजें जो आपको बताऊंगी आज। ओके जी।
अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये भी हमने कल पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, वैलिडिटी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी, अब आपको पता है जो ऑब्जेक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कल भी बताइए ये चीजें आप लोगों को, डिडक्टिव नेचर हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, जैसे कि बोला जाता है ना कि हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव टाइप, अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसनेस नहीं होगा, मीन्स पक्षपात नहीं होगा। सेकंड, आपके ओपिनियन, आपके ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नहीं यूज होगी, मीन्स की जो एक्यूरेट है, जो सही है, वही चीजें यहाँ पर मान्यता उन्हीं को ही दी जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बीइंग ऑब्जेक्टिव और मीन्स की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, वही बाइसनेस, ठीक है। एंड नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कि हाँ आप खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो आप यहाँ पे बता रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी आपका पूरा जब बोल दिया कि स्ट्रक्चर्ड है, डिडक्टिव नेचर है और फॉर्मल नेचर है, तो इट मीन्स कि आपकी जो पर्सनल ओपिनियंस है, पर्सनल आपकी ऑब्जर्वेशंस है, वो यहाँ पर यूज नहीं होगी, जो सही है वही यहाँ पर यूज होगा। वैल्यू जजमेंट होगी, प्री कंसीव्ड नोशंस, इट इज द ऑपोजिट ऑफ, अब देखो सब्जेक्टिविटी के ऑपोजिट है ये। और बहुत बार मैंने ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग भी बताया आप लोगों को, सब्जेक्टिविटी का भी बताया, फिर चाहे आप वो कम्युनिकेशन में ले लो, फिर चाहे आप वो टीचिंग एप्टीट्यूड में ले लो। ओके, हाँ जीतू सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना रिकॉर्डेड क्लास के लिए, बाकी मैं आज सर से बात करती हूँ, ठीक है, कि रिकॉर्डेड क्लास जिनको नहीं मिली है तो, बाकी आप लोग भी एक बार कांटेक्ट कर लो उनको। बोलो जीतू सर को प्रियंका मैम की रिकॉर्डेड क्लास कहाँ है सर, मिल नहीं रही है, मैं ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिविटी, कोई बताएगा क्या था सब्जेक्टिविटी? बताया भी है मैंने क्लास में, और एग्जाम्पल दिया था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सब्जेक्टिविटी कहा क्या, का क्या मीनिंग था, और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो बताना अगर किसी को याद होगा तो। क्या मीनिंग है सब्जेक्टिविटी का, और ये ऑपोजिट है बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के। ये वाली जो लाइन है ना, ऑब्जेक्टिविटी इज फ्री फ्रॉम ऑल बायस, ये एग्जाम में पूछी गई लाइन है, एज इट इज, ये एग्जाम में पूछी थी, मीन्स फैक्ट है ये, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, एज इट इज पूछा गया था। अनस्ट्रक्चर्ड ठीक है, बायसनेस हो जाएगा, हाँ जी ठीक है, सही समझ रहे हो। देखो सब्जेक्टिविटी का एक एग्जांपल मैंने दिया था कि जब हम मास्टर्स करते हैं तो वहां पर हमें एक क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वहां पे जो उसकी क्वेश्चन की बॉडी है, इंट्रोडक्शन है, समरी है, काफी चीजें रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियंस वहां पे यूज होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी बुक वहां पे छाप के आ जाते हो एज इट इज जैसा बुक में लिखा है, नहीं, आपकी वहाँ ऑब्जर्वेशन यूज होती है, वहां पे आपके ओपिनियन यूज होते हैं, आप कुछ अपनी तरफ से भी चीजों को ऐड करके वहां पे लिखते हो, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको भरनी होती है 8 से 9 शीटें, एक क्वेश्चन के लिए 8 to 9 शीट आपको कवर करनी होती है। तो 8 से 9 शीटों को भरने के लिए आप, और इतना तो किसी में माइंड नहीं होगा कि एज इट इज पूरी बुक छाप पाए। तो सब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, जहां पे आपके ओपिनियन यूज हो रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन यूज हो रही है, और वो थोड़ा पक्षपाती भी रहता है कि आप एज इट इज बुक नहीं वहां पे छाप सकते हो। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन आपके पास है, इवन देन आंसर भी आपके पास है, सिर्फ आपको A B C D में बस आपको राइट या रॉन्ग क्लिक करना है। ओके जी, क्वालिटेटिव नेचर हो जाएगा सब्जेक्टिव, वेरी गुड, और क्वांटिटेटिव नेचर हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, डिडक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव। और ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिविटी इज फ्री फ्रॉम ऑल बायस, बायस इज एन अनफेयर टेंडेंसी टू प्रेफर वन आउटकम। बायसनेस का मैंने बता दिया आपको, वैसे भी मीनिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बायसनेस है या बायस है, ये बहुत बार टर्म यूज हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड में, ठीक है। बायस का मतलब होता है कि जब हम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, मीन्स की अपनी सेल्फिश नेचर के अनुसार, या फिर अपनी फेवरेटिज्म जहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कि ये मेरा फेवरेट है और मैंने इसको इस पे रिसर्च करनी है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, मुझे इस पे रिसर्च नहीं करनी है। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे बायसनेस में क्या हो जाता है, फेवरेटिज्म यूज होता है, बट विदाउट बायसनेस वो हो जाएगा कि नो फेवरेटिज्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है या कुछ भी समथिंग, ठीक है। तो अनफेयर होता है, जो बायसनेस होता है वो
अनफेयर होता है। बायस इज एन अनफेयर टेंडेंसी टू प्रेफर वन आउटकम, थिंग, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल ओवर अनदर। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ बायसनेस, पीपल हैव बोथ overt and implicit biasness. For example, one may be biased toward their family member, over stranger, or someone who likes the same sports team. Unconsciously, people may also behave differently toward people of different races. It is vital to recognize and reduce bias in daily life in scientific research. अब देखो, जब साइंटिफिक रिसर्च आ गई तो ऑब्वियसली वहां पे भी बाइसनेस को रिड्यूस किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी आ गई तो वहां पे वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए बाइसनेस से। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिविटी। निष्पक्षता, अब आपको यहाँ से पता लग रहा होगा, हिंदी वालों को तो बहुत इजी है। निष्पक्षता मीन्स कि विदाउट एनी पक्षपात के रिसर्च होनी चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना, कोई फेवरेटिज्म यहाँ पे यूज नहीं होगा कि हाँ जो मेरा फेवरेट है या जो मेरे फैमिली मेंबर है सिर्फ मैंने उन्हीं का ही सोचना है। ओके, हाँ जी, हिंदी में भी करती हूँ। निष्पक्षता का अर्थ है वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष होना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और व्यक्तिगत अनुभवों, मूल्य, निर्णयों या पूर्वकल्पित धारणाओं से प्रभावित नहीं होगा। व्यक्तिगत मीन्स कि आपके पर्सनल ओपिनियन, आपके ऑब्जर्वेशन, तो उन चीजों से ये प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये फ्री फ्रॉम बायसनेस है। यह व्यक्तिपरकता के विपरीत है, मीन्स कि ये सब्जेक्टिविटी के विपरीत है, जो कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी के व्यक्तिगत रूप से धारित विश्वासों, मतों या रुचि द्वारा नियंत्रित होता है। वस्तुनिष्ठता सभी पूर्वग्रह से मुक्त होती है। पूर्वग्रह एक परिणाम, चीज, व्यक्ति या लोगों के समूह को दूसरों से अधिक पसंद करने की अनुचित प्रवृत्ति है। कई तरह के पूर्वग्रह है, मीन्स बायसनेस। लोगों में प्रकट और निहित दोनों प्रकार के पूर्वग्रह होते हैं। उदाहरण के लिए ये पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जितनी लाइन मैंने अंडरलाइन की है। ओके जी, नेक्स्ट देखो, वैलिडिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक एनटीए वालों का फेवरेट है। ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी और आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये फेवरेट टॉपिक है। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही है। वैलिडिटी पूछ लिया जाएगा या वैलिडिटी के टाइप पूछ लिए जाएंगे। और अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो वैलिडिटी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा कि आप जो मेजर करना चाहते हो, ठीक है, वही रिजल्ट आए। फॉर एग्जाम्पल, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो इस टाइम, क्लियर है, तो आपको नेट जेआरएफ ही चाहिए तो वो वैलिड में आ जाएगा कि हाँ वैलिडिटी है। क्लियर है? और एक होता है आपका रिलायबिलिटी, कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको। अगर वैलिडिटी है, ठीक है, मीन्स कि पूरी रिलायबिलिटी है, विदाउट एनी वैलिडिटी रिलायबिलिटी आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी कि एक्यूरेट है। बट वैलिडिटी अगर है तो मीन्स रिलायबिलिटी भी आपकी कंसिडर की जाएगी। क्लियर है? वैलिडिटी का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को बताती है और वैलिडिटी आपकी एक्यूरेसी को बताती है। क्लियर है? और वैलिडिटी में एक और बात बोली जाती है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि आप जिस चीज को मेजर करना चाहते हो उसी चीज को मेजर करना हो जाएगा वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इंच टेप बना है, ठीक है, सबको पता है इंच टेप होता है, काहे के लिए होता है इंच टेप? आपका मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए होता है। अब इंच टेप को आप किसी के बुखार को थोड़ी मेजर कर सकते हो, मीन्स जिस चीज के लिए इंच टेप बना है आप उसी चीज के लिए उसको मेजरमेंट करोगे। क्लियर है? अब बुखार के लिए बना है आपका या फिर फीवर के लिए बना है आपका थर्मामीटर, तो क्या थर्मामीटर उस रिजल्ट को लेकर आ रहा है? जिस चीज के लिए थर्मामीटर बना है क्या हम वही चीज मेजर कर पा रहे हैं? कि हम कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं मेजर कर रहे हैं, कहीं हम उससे बीपी तो नहीं मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो जिस चीज के लिए बना होगा वो उसी चीज को मेजर करेगा, तो वो भी वैलिडिटी में आता है। ओके, हाँ जी, योर यू मेजर व्हाट यू वांट टू मेजर। मेजरमेंट, जिस भी मेजर जो भी आपने मेजर करना है वो उसी चीज के लिए बना हो कि क्या आप मेजरमेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आपने नेट जेआरएफ के पे मेजर करना है तो क्या होगी वैलिडिटी? अगर नेट क्वालिफाइड होगा, ठीक है, क्योंकि आपको नेट चाहिए तो नेट फिर क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। बट रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेट 10 टाइम भी क्वालिफाइड हो जाते हो तो आप कंसिस्टेंस हो, ठीक है, बट अगर आप फेल हो जाते हो तो भी आप कंसिस्टेंस हो बट आप वैलिड नहीं हो उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखो, हेयर वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैलिडिटी के साथ हमेशा करोगे वीए, एक्यूरेसी, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और रिलायबिलिटी के साथ हमेशा करोगे आरसी, और आरसी का क्या निमोनिक बनाओगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके एग्जाम में यूनिट भी है पेपर 1 में, ठीक है, तो हमेशा आर को डिनोट करोगे कंसिस्टेंसी के साथ और वैलिडिटी को डिनोट करोगे एक्यूरेसी के साथ। क्लियर है?
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और आर को ये एक्यूरेसी बोल देते हैं जब स्टेटमेंट में पूछते हैं, और आपका वैलिडिटी को ये कंसिस्टेंसी बोल देते हैं, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। वैलिडिटी हमेशा डिनोट करेगी एक्यूरेसी के साथ, और रिलायबिलिटी हमेशा डिनोट करेगी आपकी कंसिस्टेंसी के साथ। क्लियर है सभी को? एक्यूरेसी देखो, वैधता इसको बोला जाता है। यहाँ शोध में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षणों आदि की सटीकता के लिए है। इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, कि हम जो भी मेजर करना चाहते हैं क्या हमें वही रिजल्ट मिल रहा है। अगर हम थर्मामीटर से थर्मामीटर जो है, हम थर्मामीटर से क्या मेजर करेंगे? फीवर मेजर करेंगे, ठीक है, तभी रिजल्ट आएगा। अब थर्मामीटर से हम बीपी थोड़ी किसी का चेक करेंगे। क्लियर है? तो हम जो भी मेजर करना चाहते हैं कि हमें वही रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, उसको वैलिडिटी बोला जाएगा। वैधता के विचार को बातचीत शुरू करने का सुझाव देकर भी समझाया जा सकता है कि हम अनुमान लगा रहे हैं या मापने के लिए तैयार है, जिसे हमने शुरू में मापने का प्रस्ताव दिया है। वैधता के 6 अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। इसके जो टाइप्स हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, अलग से। मीन्स टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ आपका रिलायबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाता है। इसमें इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल फेस, ये सारा हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो एक्यूरेसी किसको बताता है? शुद्धता। इट इज फॉर्मली आइडेंटिफाई विद लेजिस्टिमेसी। यह दृढ़ता से वैधता के साथ पहचानना है। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए आपका, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। अब मान लो थर्मामीटर है, ठीक है, वैलिड है। वो किस चीज के लिए वैलिड है? वो फीवर को चेक करने के लिए। क्लियर है? अब फीवर उसमें बताए 110, तो क्या वो एक्यूरेट है? कभी ऐसा होता है कि 110 किसी को फीवर हुआ होगा? वो तो सिर्फ कितने तक होता है थर्मामीटर में? 103, 104, 105 तक। 105 में तो पटाखा हो जाता है शायद, है ना? कितने तक होता है बता सकता है मुझे कोई? साइंस का स्टूडेंट बताओ। 103 तक तो मुझे पता है, 104 भी फीवर होता है, और 103 के बाद तो बहुत डेंजर हो जाता है ना फीवर। 102 के बाद डेंजर जोन हो जाती है। बताना थर्मामीटर कहाँ तक चेक होता है? 105, 106? एक एक नंबर बताओ, 105 की 106? साइंस वाला कोई है तो 106 में भी, हाँ 105 या 106, ठीक है। अब मान लो वो 110 बता रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं है, मीन्स कि वो गलत बता रहा है, थर्मामीटर खराब है। क्लियर है? ठीक है, हमने बोला कि थर्मामीटर वैलिड है किस चीज को चेक करने के लिए? फीवर को चेक करने के लिए। अब उसकी एक्यूरेसी हम कैसे चेक करेंगे कि भाई उसमें तो जो रिजल्ट आना था वो 105 तक ही आना था। सपोज हम 105 लेते हैं, ठीक है, अब वो वहां पे आ रहा है 110, इट मीन्स कि जो थर्मामीटर है वो खराब है। क्लियर है? तो एक्यूरेसी बताता है शुद्धता को, दृढ़ता को, ठीक है। यह दृढ़ता से वैधता के साथ पहचाना जाता है। वैलिडिटी हमने चेक कर ली थी, बट वैलिडिटी के साथ हमें एक्यूरेसी भी चेक करनी है कि जो वो रिजल्ट बता रहा है वो एक्यूरेट है कि रॉन्ग रिजल्ट बता रहा है। क्लियर है? It is likewise how much research procedure, instrument and device are identified with one another. Precision additionally measure whether the exploration have been chosen in the most ideal way and research methodology suit the examination issue or not. तो ये मैंने वैसे आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिया एक्यूरेसी का, ठीक है। इसी तरह अनुसंधान प्रक्रिया उपकरणों और उपकरणों का एक दूसरे से कितना संबंध है? परिशुद्धता अतिरिक्त रूप से मापती है कि अन्वेषण के उपकरण सबसे आदर्श तरीके से चुने गए और अनुसंधान पद्धति परीक्षा के मुद्दे के अनुकूल है या नहीं है, ठीक है। मीन्स की जो थर्मामीटर है, जो वो रिजल्ट दे रहा है वो उसके अनुकूल है कि नहीं है। अब 110 वो रिजल्ट दे रहा है तो वो होता ही नहीं है, 105 तक होता है। क्लियर है? तो बेस्ट एग्जांपल दिया है वैसे मैंने आपको समझने के लिए। 102 में हालत खराब हो जाती है, और 103, 104 तो बहुत डेंजर फीवर हो जाता है। फिर 104 तो बहुत ज्यादा डेंजर है। इतना तो मुझे पता है, इसके बाद ये नहीं पता कि कितना तक होता है। 98.4 ये तो नॉर्मल रहता है आपका। 98.6 ये नॉर्मल है। ये 100 तक आपका एक तरह से नॉर्मल ही माना जाता है, उसके बाद होता है जो होता है फीवर। 100 तक फिर भी बंदा सहन कर लेगा, और 98 तो नॉर्मल होता है। अब देखो एक्यूरेसी लग गया पता। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, कि मीन्स कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है। क्लियर? क्लियर है? ट्रस्ट वर्दी चीजें जैसे कि होती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब है ट्रस्ट वर्दी चीजें, कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है। क्लियर है? उसको बोला जाएगा क्रेडिबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ला के दिखा रहे हो, आपने थर्मामीटर दिखा दिया, क्लियर है, और वो थर्मामीटर का सिर्फ ये था खिलौना टाइप, मीन्स की एक्चुअल में थर्मामीटर नहीं था, बट एक खिलौना था, जैसे
जैसे मान लो खिलौने बने होते हैं ना किसी चीज के, जैसे मान लो कार है, कार का खिलौना हो गया, ठीक है, एक एक्चुअल में कार होती है और एक खिलौना होता है कार का, ठीक है। तो क्या विश्वास मीन्स क्रेडिबिलिटी, एक्चुअल में ट्रस्ट वर्दी, कि हाँ जिस पर विश्वास किया जा सके, वो आ जाएगा आपका क्रेडिबिलिटी में। अब देखो, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बेस्ट वेल स्प्रिंग ऑफ डेटा एंड द बेस्ट टेक्निक इज द एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन spares time and decrease cost, be that is be that as it may, the over the top dependence or auxiliary information when the time means कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्या वो विश्वास करने लायक है, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया आपको, यह डाटा के सर्वोत्तम स्रोतों और अन्वेषण, सर्वोत्तम बेस्ट मीन्स ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज आप रिसर्च कर रहे हो। अन्वेषण में सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग है, वैकल्पिक सूचना के उपयोग से समय की बचत होती है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी चीज होगी तो समय की बचत भी होगी, और लागत में कमी आती है, जैसा कि यह हो सकता है कि आवश्यक जानकारी का विकल्प, आवश्यक मीन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उपलब्ध होने पर सहायक जानकारी पर अत्यधिक निर्भरता से में अन्वेषण की वैधता कम होने का खतरा शामिल है, इसलिए हमें प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा के बीच व्यापार बंद होना चाहिए। Hence it has to be trade off between primary data and secondary data. ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जिस पे विश्वास किया जा सके। रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी में डिफरेंस क्या है मैम? देखो, जो आपकी रिलायबिलिटी है ना कहीं आपके क्रेडिबिलिटी का ही पार्ट रहती है, ठीक है। रिलायबिलिटी होती है जो कंसिस्टेंसी को बता रही है, ठीक है, और क्रेडिबिलिटी ये होती है कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीयता, कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है, वो आ जाएगी आपकी क्रेडिबिलिटी। और रिलायबिलिटी होगी कंसिस्टेंसी, वो कुछ भी हो सकती है कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज में बार बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं, बट क्रेडिबिलिटी आपका वो हो जाएगा कि हाँ इस पर विश्वास किया जा सकता है, ये सही इंफॉर्मेशन है, ये राइट इंफॉर्मेशन है। ओके। जनरलाइजेबिलिटी, ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी की तरह इसका रोल रहने वाला है थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पर भी फ्री फ्रॉम बाइजनेस होगा, कि यहाँ पे बाइजनेस का यूज ना किया जाए, क्लियर है। और जनरल हो, सभी के लिए जनरल हो और सभी के लिए मान्यता हो, मीन्स की जैसे कोई फॉर्मूला होता है तो वो सभी के लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मान लो 10th की बुक है मेरे पास, ठीक है, और 10th के मान लो फॉर्मूला है कुछ, ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, या किसी और के लिए अलग है, मीन्स जनरल है, वो सभी के लिए जनरल है, क्लियर है। विदाउट एनी बाइसनेस ये भी यूज किया जाता है, और जिसको मान्यता दी जाए वो भी होता है, ठीक है। और जो आफ्टर लॉ और आफ्टर थ्योरीज जो बनता है, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, वो भी आपका जनरलेबिलिटी होता है, कि मीन्स विदाउट एनी बाइसनेस, यहाँ पर भी किसी भी फेवरेटिज्म का यूज नहीं किया जाता। अभी फॉर एग्जाम्पल जो जनरलाइजेबिलिटी का मीनिंग है वो मेरे लिए भी सेम रहने वाला है, लाइक आई एम एज अ टीचर, ठीक है, और आप लोग एज अ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए भी सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते डिफरेंट हो जाएगा, मेरे तक पहुंचते पहुंचते डिफरेंट हो जाएगा। जनरल का मतलब है जो सबके लिए सेम रहने वाला है। और मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूले जो मैथ में यूज होते हैं वो सबके लिए सेम है, क्लियर है। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हो जाएगा ना कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि मन गढ़ंत कहानियां लेकर आ गए आप कहीं से भी उठाकर, ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो क्रेडिब मीन्स की जो विश्वसनीयता है, ट्रस्ट वर्दी, कि कोई भी मन गढ़ंत कहानी आप जपने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा है कि हाँ जी आज आप स्कूल क्यों नहीं, आज आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की, ठीक है, आपने बोला मैम वो ऐसा हो गया था ना कि मेरे ना किडनियां खराब हो गई थी, नहीं सॉरी बहुत ही बड़ी बात बोल दी मैम, एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे ना पेट दर्द हो रही थी, तो आपने पेट दर्द, आपका पेट तो यहाँ पे है, बट आपने ये बोला मेरा ना मैम पेट दर्द हो गया था, क्लियर है। जैसे छोटे बच्चे करते थे ना कि मतलब अगर पूछेंगे ना कहाँ हो रहा है पेट दर्द, तो ऐसे बोलेंगे यहाँ हो रहा है, क्लियर है। तो मीन्स विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फ्रॉड बात बोल रहे हैं वो। ओके जी। अब देखो जनरलाइजेबल सॉरी सॉरी फॉर दैट, गले के लिए क्या कर सकते हो। इट इज फॉर्मली आइडेंटिफाइड विद लेजिस्टिमेसी,
It alludes to how much research discoveries can be connected to a bigger population. The sample considered is the representative of whole population. Very 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 important. अब ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो, जब हमने सैंपल करना है, मेन किस चीज के लिए आपका जनरलाइजेबिलिटी यूज होगा, जब मानो मुझे सैंपल लेना है किसी का, ठीक है, मुझे सैंपल लेना है। अब सैंपल बताऊं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हॉस्पिटल जाते हो तो हमारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो सैंपल का क्या मतलब होता है कि होल पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से हम कुछ ही पार्ट को लेंगे, उसको बोला जाता है सैंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड का टेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी से पूरा ब्लड निकाल दिया जाएगा फिर आपका ब्लड का टेस्ट होगा, नहीं। हम ब्लड का थोड़ा सा एक सैंपल लेते हैं, वो बॉटल सी बनी होती है ना इतनी, ठीक है, रेड रेड येलो ब्लू टाइप में बनी होती है बॉटल, तो इतना सा ब्लड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपका ब्लड टेस्ट होना है तो आपको पूरा ब्लड निकाल के फिर उसका टेस्ट करके फिर आप में ब्लड डाला जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये होता है सैंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जनरलाइजेबिलिटी में क्या बोला मैंने कि बाइसनेस नहीं होगी, फेवरेटिज्म भी नहीं होगा यहाँ पर, और जो सबके लिए जनरल होगा। हम देखो यहाँ पे बोला इन्होंने कि होल पॉपुलेशन में से हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। किसके लिए सैंपल लेंगे, हम चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो हम रिसर्च करने के लिए हमें चाहिए सैंपल। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली मैं अपनी फैमिली का लूंगी कि जो मेरे आस पड़ोस में रहता है, या फिर मैं सिर्फ अपने आस पड़ोस का लूंगी जो मेरे लिए इजी है। मीन्स होल पॉपुलेशन का मुझे सैंपल लेना है, मुझे जिस भी चीज पे रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रूरल एरिया पे रिसर्च करनी है, तो मैं खुद भी रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने अपनी फैमिली का सैंपल ले लिया बस हो गया, अपना फेवरेटिज्म कर लिया बस हो गया, ठीक है। या जिनको मैं पसंद करती थी या जिनके साथ मेरी बातचीत थी मैंने उनका सैंपल ले लिया और हो गया, नहीं, मुझे होल पॉपुलेशन का लेना होगा सैंपल। क्लियर है, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, हाँ जी। और सैंपल कुछ भी हो सकता है जो रिप्रेजेंट करता है आप सारी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा एक सैंपल। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी, जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो जब हम राइस चेक करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे राइस को चेक करोगे, आप एक या दो दाना देखोगे कि पक गया है कि नहीं पक गया, तो वो भी एक सैंपल ही होता है हमारे लिए कि हाँ हम एक दो दाने चेक करते हैं कि हाँ राइस पक गया। अब दाल ऐसा तो नहीं है कि पूरी दाल ही उठा के चेक करने लग जाओगे, एक दो दाना देखोगे पक गया कि नहीं पका, तो वो भी एज अ सैंपल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा आपका, देखो, यह दृढ़ता से वैधता के साथ पहचाना जाता है, यह बताता है कि कितनी शोध खोजों को एक बड़ी आबादी से जोड़ा जा सकता है, और होल पॉपुलेशन को मीन्स ये कंसिडर करेगा आपका माना गया नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व है, इसलिए निष्कर्ष पूरी आबादी पर भी लागू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एरर कैसे आते हैं रिसर्च में, कोई बताएगा मुझे एरर क्यों होता है, एरर क्यों आएगा, जैसे सैम्पलिंग एरर होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, क्यों आता है एरर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1000 की पॉपुलेशन है और 1000 में से ओनली मैंने जो सैंपल साइज है, जब हम कम सैंपल साइज को लेते तो ये एरर आता है। 1000 में से मैंने सिर्फ 10 लोग लिए सैंपल के लिए, लेकिन मुझे तो कम से कम 100 लेने चाहिए थे। क्लियर है, 100 पीपल लेने चाहिए थे मैम, जब कोई स्पोर्ट ना करे। स्पोर्ट हाँ वो भी है, बट जो मेनली जो यहाँ पे रिसर्च की लैंग्वेज है, यहाँ पर एरर तब आएगा जब आप सैंपल साइज छोटा लोगे, और एरर को डिक्रीज करने के लिए सैंपल साइज को इंक्रीज करना होता है। ओके, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और ये जो होल पॉपुलेशन वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है, और जनरलाइजेबिलिटी के साथ इसको कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंपेरिकल रिसर्च, अभी पूछ रहा था कोई मुझसे, ए से नाम था मे भी उनका, ठीक है। इंपेरिकल रिसर्च, इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। यहाँ पे बात हो रही है रिसर्चर की। क्लियर है, क्योंकि ये रिसर्च करने जा रहा है तो इसकी लाइफ के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो यहाँ पर बात होती है इंपेरिकल रिसर्च में। और जरूरी नहीं है कि जो इंपेरिकल रिसर्च है वो हमेशा सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंसेस हो, सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस को भी हम कंसिडर करते हैं। ओके, इट सुजेस्ट दैट एग्जामिनेशन इज कनेक्टेड, यही वाली लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च बोलो या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म बताइए, वन लीनियर टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, और एज इट इज जो लाइनें मैंने बताई है वैसी लाइन उठ के आएगी, या फिर मैच द फॉलोइंग में बनेगा। इंपेरिकल रिसर्च से तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन बना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। क्लियर है। अब देखो, यह वास्तविक जीवन के अनुभवों
प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित है। यह सुझाव देता है कि परीक्षा एक वास्तविक परिस्थिति के कम से कम एक हिस्से से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है और ठोस जानकारी का प्रबंधन करती है जो अन्वेषण के परिणामों के लिए बाहरी वैधता का आधार देती है। It suggests that examination is connected essentially to an list one part of genuine circumstances manage solid information that give a premise to outer legitimacy। अब देखो जब हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, तो ये क्वालिटेटिव में आएगा कि क्वांटिटेटिव में आएगा? कोई बता सकता है मुझे? ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा कि अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हाँ इंपेरिकल आ जाएगा इसमें। इंपेरिकल रिसर्च बोलेंगे इसको, रिसर्च नहीं बोलोगे आप, इंपेरिकल रिसर्च बोलोगे, क्योंकि अगर आप रिसर्च बोलोगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर आपको नेम के साथ कंसीडर करना पड़ेगा। ओके नेहा जी, अगर आप रिसर्च की बात करो तो रिसर्च हमने पहले पढ़ लिया मीनिंग। ओनली अगर आप रिसर्च बोलोगे तो मीनिंग चेंज होने वाला है, इंपेरिकल रिसर्च बोलोगे। जैसे आपकी एक्शन रिसर्च है, इंपेरिकल रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, काफी चीजें है रिसर्च में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक जैसे अभिज्ञान मिश्रा ने क्या बोला है, साइंटिफिक उसमें कई बार चेक करने पर वही रिजल्ट मिलता है, क्रेडिबिलिटी इसमें फेक रिजल्ट भी शामिल हो जाते हैं, फॉल्स मतलब किसी के असामान्य अनुभव को भी जोड़ लेना। ठीक है, हाँ जी, ओके चलिए नेक्स्ट। फिर इंपेरिकल इजी है बहुत ज्यादा, और ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपेरिकल के लिए अगर हम निमोनिक बनाए तो क्या निमोनिक बनाओगे आप? एक्सपीरियंस, ई फॉर इंपेरिकल, ठीक है, ई फॉर इंपेरिकल और ई फॉर एक्सपीरियंस, क्लियर है? तो ये निमोनिक बना लेना। एक्सपीरियंस कौन सा बनाओगे? लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? ई फॉर इंपेरिकल और ई फॉर आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा? अनुभवजन्य और अनुभव, जीवन के अनुभव हो, ठीक है, ए अनुभव, और यहाँ पे भी अ ही यूज हुआ है, अनुभव, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव और शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित, ठीक है, ये इसका निमोनिक बना लेना। मैंने तो अपने टाइम में ये निमोनिक बनाया था, ई फॉर इंपेरिकल और ई फॉर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एग्जाम के टाइम ना बहुत सारी, अभी कम से कम 20 टाइप से रिसर्च के, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए। एग्जाम के टाइम ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अभी तो सब कुछ समझ आता है क्योंकि ताजा ताजा पढ़ रहे होते हैं, बट ये सब सारी चीजें सिंथेसाइज बोला जाता है ना उसको, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है, जब हम सिंथेसिस करके पढ़ेंगे मीन्स पूरा, जब रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट जब एक साथ आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या मीनिंग था उसका, तो इसलिए निमोनिक बनाने ही चाहिए निमोनिक, उससे आपको चीजें बहुत जल्दी याद रहती है। जो आपकी एम्पिरिकल रिसर्च है ना, ये स्ट्रक्चर तो नहीं मानी जाती आपकी, और ये एक तरह से आपकी क्वालिटेटिव मानी जाती है। अब जब क्वालिटेटिव है तो आपको पता है क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटेटिव तो अनस्ट्रक्चर्ड है। और एक चीज याद रखना, जो आपकी जनरलाइजेबिलिटी है ना, जहां पर जनरलाइजेबिलिटी यूज हो रहा है, इट मीन्स कि वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा तो क्वांटिटेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव आ जाएगा तो ऑब्वियसली डिडक्टिव आ जाएगा। हाँ जी बोलो चौधरी जी, क्या है आपका क्वेश्चन? क्या हुआ सृष्टि जी, क्या समझाना है आपको? इम्पेरिकल रिसर्च एक बार समझाइए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एक रिसर्चर के, जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, या फिर मान लो कुछ ऐसा टॉपिक है जो, हाँ सम टाइम तो उन्हीं चीजों पे रिसर्च करते हैं जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली अगर हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों से गुजरे तो होंगे ही। अब जैसे मान लो मेरा इंटरेस्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है, अगर मैं पीएचडी करूंगी तो शायद मैं एचआर में करूंगी, तो मुझे ह्यूमन के बारे में अंडरस्टैंड करना, समझना मुझे अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं मैंने पढ़े हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बस इतना जान लो। एक मेरे एक क्वेश्चन का भी रिप्लाई, हम वो पूछो चौधरी जी, फास्ट पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? अब अगर एक एक चीज समझाने लगी ना यहाँ पे, तब तो रिसर्च हमारा अगले महीने तक नहीं होना खत्म। नो रिप्लाई ऑफ माई क्वेश्चन ऑल्सो,
अब इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे ना आप लोगों के, पता नहीं कहाँ गया आपका क्वेश्चन, काफी ऊपर चला गया है। ऋतुराज का काफी ऊपर चला गया क्वेश्चन। अनस्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबल सब्जेक्टिव स्मॉल साइज सैंपल पोस्ट पॉजिटिज्म अप्रोच नॉन न्यूमेरिकल डाटा इंडक्टिव। यस, हाँ, न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में, नॉन न्यूमेरिकल आ जाएगा इसमें क्वांटिटेटिव। वेरी गुड, आई एम नॉट यूज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन। अब देखो, सिस्टमेटिक हमने कल भी बोला था, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या था इसका? सिस्टमेटिक तरीके से मीन्स एक रिसर्च की प्रोसेस होती है, और प्रोसेस क्या होती है कि जो आपकी रिसर्च है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कल भी बताया। आपकी रिसर्च जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? रिप्लाई फास्ट। रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सिस्टमेटिकल तरीके से आपको रिसर्च करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, सिस्टमेटिक में यही आएगा, व्यवस्थित प्रॉब्लम से। हाँ जी, और एंड कहाँ पे होती है रिसर्च आपकी? मतलब अभी तो आपकी एंड प्रॉब्लम इज साइक्लिकल नेचर, अगर हम रिसर्च को बोलेंगे तो स्टार्ट विद प्रॉब्लम एंड विद प्रॉब्लम, बट जो रिसर्च की प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस क्या है रिसर्च का? रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग लास्ट स्टेप हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, सिस्टमेटिक में सिंपल सा रखोगे, एस फॉर सिस्टमेटिक और एस फॉर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फॉर एन एक्सप्लोरेशन टू बी पावरफुल इट मस्ट बी डेलिबरेट, इट इज द मेन वे टू डील विद एम्बेरस एनी एग्जामिनेशन वर्क एंड ईच प्रोग्रेशन मस्ट प्रोसीड द अदर, देयर आर अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, सेट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। एक प्रोसीजर के हिसाब से आप चलोगे, दैट हैव बीन टेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आर thus available, thus suitable to use in research, therefore each research should follow definite procedure। अब वही बात आ गई, एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और रिसर्च की प्रोसेस क्या है? जब हम रिसर्च पढ़े तो ऑब्वियसली रिसर्च की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। इवन देन जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाओगे तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्या है आपका? प्रॉब्लम, ठीक है, और सेकंड क्या आपका? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड क्या रहेगा आपका? हाइपोथेसिस मेकिंग। अगर आपने आगे पीछे कर दिया ना सारी चीजें, तो आपका रिसर्च प्रपोजल कैंसिल हो जाएगा। साफ वो बोलेगा भाई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनाया है, भले ही आपने एवरीथिंग सही लिखा होगा बट आपका सिस्टम गलत जा रहा होगा, तो वो साफ मना कर देगा कि आपका रिसर्च प्रपोजल ठीक नहीं, आपने सिस्टम में रहकर नहीं बनाया, मीन्स आपने एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, डेफिनेट प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा, कि जो प्रोसीजर रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोसीजर बहुत सी चीजों का प्रोसीजर रहता है। इवन देन जब हम खाना बनाते हैं उसका भी एक प्रोसीजर है, जब हम कटिंग करवाते हैं, हेयर कटिंग करवाते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर रहता है, जब हम सिलाई करते हैं उसका भी प्रोसीजर है, इवन देन जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसका भी प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी एक प्रोसीजर है ना, विदाउट एनी प्रोसीजर तो नहीं कर रहे होंगे हम तैयारियां। 10 यूनिट है तो हम बाय वन एक एक करके यूनिट पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया, कल मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, परसों मैंने डीआई स्टार्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके ना आपको कुछ समझ आना ना मैं कुछ बता पाऊंगी। तो एक प्रोसेस में होकर चलेंगे, पहले रिसर्च कंप्लीट, पहले कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, फिर हमने टीचिंग कंप्लीट किया, अब हम रिसर्च कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम पीपल एंड डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे। मीन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सारे यूनिट्स को कवर करते हुए। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल्ड फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको एक और कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड फैक्टर, हाँ, ये देखो, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत बार, और इसमें बहुत बार जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है कंट्रोल्ड फैक्टर। एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जब वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। एक होता है आपका डिपेंडेंट। अब आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है मैम, और हमने टीचिंग में भी पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल शब्द यूज हुआ है एक्स्ट्रा। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, जो कि हमारा यूज होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मुझे कंट्रोल्ड फैक्टर आपको बताना है। फॉर एग्जांपल, सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल, जो बारिश हो रही है वो है इंडिपेंडेंट, क्लियर है, और जो आप लोगों की फसल है वो है डिपेंडेंट, मीन्स की बारिश के कारण जो फसल है उस पर इफेक्ट पड़ा, ये हुआ कॉज, ठीक है, और ये हुआ इफेक्ट। अगर बारिश ना होती तो फिर जो आपकी फसल है वो इंक्रीज ना होती, वो ना बढ़ती। क्लियर है? समझ आया? इंडिपेंडेंट हमेशा आपका कॉज हो जाएगा रिसर्च में,
जैसे कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट होता है टीचर, डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट। पर जब हम रिसर्च में बात करेंगे तो कॉज, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम टीचर को भी बोलते हैं कि टीचर कॉज है। अब क्या कॉज है, टीचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर। क्लियर है, ये कॉज हो जाएगा हमेशा, और ये हो जाएगा आपका इफेक्ट। अब हमने बात करनी है, एक है इंडिपेंडेंट फैक्टर, एक है डिपेंडेंट फैक्टर, और एक है सपोज बीच में कंट्रोल्ड फैक्टर। अब कंट्रोल्ड फैक्टर जो था वो थी सन, मीन्स की धूप। क्लियर है। अब देखो, एक फसल के लिए धूप की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक फसल के लिए पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये है पानी, ये है धूप, और ये है आपकी फसल। ये रहने वाला है डिपेंडेंट, और पानी रहने वाला है इंडिपेंडेंट, और धूप रहने वाला है कंट्रोल्ड फैक्टर। अब हमने क्या किया कि पानी भी हमने दिया, ठीक है, फसल पर, बट हमने क्या किया, जो मेरा पौधा था ना, ठीक है, जो
ओके। एक्चुअली लाइट चली गई थी जिस वजह से हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल्दी से एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड यार, आप सभी लोग वेट कर रहे थे। मैम प्रकट। ओह माय गॉड, अच्छा भूतों की कहानियां पढ़ी जा रही थी यहाँ पे, मैम प्रकट हो गए। अच्छा जी, ठीक है, ऑल क्लियर, ओके गुड। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे थे? मैम मोर देन 15 विकेट्स आर आउट। अच्छा 15 विकेट्स आउट हो गए, कोई ना, देख लेंगे रिकॉर्डेड क्लास वो लोग। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक्चुअली लाइट चली गई थी ना बीच में, तो इस वजह से। कंट्रोल्ड फैक्टर की हम बात कर रहे थे ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मैंने बताया आप लोगों को, कॉज एंड इफेक्ट। और सन क्या था हमारा? अब देखो मैंने ऐसी जगह पर प्लांट लगाया है ना, हाँ ये वाला था, बस एक स्लाइड रहेगी हमारी और हो जाएगा आज कंप्लीट। ये वाली स्लाइड तो मीन्स पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, एक ही स्लाइड रहेगी, मुझे लगता है हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, कंट्रोल फैक्टर की बात कर रहे थे। अब देखो, जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताया मैंने, इंडिपेंडेंट क्या था हमारा? पानी था, और डिपेंडेंट क्या था हमारा? प्लांट था, ठीक है, पौधा था। अब क्या हुआ कि जो सन था या सन की जो रोशनी थी मीन्स सूरज, ठीक है, ये था मेरा कंट्रोल्ड फैक्टर। अब बताऊंगी कैसे मैंने इसको कंट्रोल्ड किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा प्लांट है, ये पानी आ रहा है। अब मैंने क्या किया कि सम टाइम तो मैंने ये किया कि जो सन की जो किरणें जानी थी ना मेरे पौधे पे, मैंने क्या किया, प्लांट को मैंने, जो पौधा था वो घर के अंदर रख लिया, ताकि जो सूरज की किरणें, जो धूप जाएगी ना प्लांट पे, वो ना जा पाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने कंट्रोल कर लिया किसको, जो मेरे पास थर्ड फैक्टर था। देखो टू वेरिएबल्स थे हमारे पास, और टू वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, और एक वेरिएबल ऐसा है कि जिसको मैंने रोक कर रखा है, मीन्स जिसको मैंने कंट्रोल करके रखा है कि भाई तेरे को नहीं जाने दूंगी मैं, धूप नहीं लगने दूंगी उस पौधे पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कंट्रोल फैक्टर। और ये क्यों होता है कि मैं चेक करूं कि धूप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब मैंने चेक किया कि मैं पौधे को पानी भी दे रही हूँ, ठीक है, मैं पौधे को पानी दे रही हूँ, बट पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा उसके बावजूद भी, पानी के बावजूद भी। तो मुझे समझ आया कि जो मैंने सन की किरणों को, धूप को जो मैंने नहीं जाने दिया, धूप जो मैंने नहीं पौधे पे जाने दी, इस वजह से जो पौधा है वो सूख गया है। ओके जी। हाँ, धूप की जो रोशनी है अगर हम वो नहीं जाने देते ना पौधों पर, तो पौधे सूख जाते हैं, ठीक है, प्लांट जो है वो सूख जाता है। तो प्लांट के लिए पानी भी जरूरी होता है, और प्लांट के लिए आपका धूप भी जरूरी होता है। इसीलिए तो जो प्लांट है वो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर लगते हैं हमेशा। ऐसा तो नहीं कि बेड के ऊपर प्लांट को लगा के रखोगे और बोलोगे कितना बड़ा प्लांट हो गया, पानी आप देते रहो कंटिन्यू, बट फिर भी वो सूख जाएगा क्योंकि सूरज की किरणें जरूरी है। तो ये होता है जी, रिसर्च में हम चेक करते हैं कि मैं अगर वेरिएबल को मैंने, इस फैक्टर को कंट्रोल करके रखा तो क्या इफेक्ट पड़ता है उससे। जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस है, वो भी काफी चीजों को कंट्रोल करते हैं। एक तार कटते हैं, तीन चार तारें होती है, तो उसमें से उनको एक तार रखनी होती है कि हाँ क्या हो जाए, धमाका ना हो जाए कहीं, ठीक है। जैसे एटम बम होते हैं तो तीन चार तारें होती हैं, उसमें से सिर्फ दो ही तारें कटनी होती है, और एक तार को कंट्रोल करके रखना होता है कि उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। क्लियर है? तो मीन्स इस तरह से याद कर लेना, कंट्रोल का मतलब है रोक के रखना। तो हमारा जो सनलाइट था वो क्या बोला हमने कि वो हमारा कंट्रोल फैक्टर है, मीन्स सूरज की जो रोशनी जानी थी या फिर जो धूप जानी थी, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, कंट्रोल करके रखा। तो मुझे क्या पता लगा कि मेरा जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो इट मीन्स कि अब मुझे पता लगे कि सन की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है प्लांट के लिए। ओके, प्लांट था मेरा डिपेंडेंट, मीन्स इस पे इफेक्ट पड़ रहा था, पानी था मेरा कॉज, अरे सन था मेरा कंट्रोल्ड फैक्टर, सनलाइट, ठीक है। ओके, समझ गए सभी कंट्रोल्ड फैक्टर? कोई ऐसा जिसको ना क्लियर हुआ हो अभी भी? अभी इसके आप कोई भी निमोनिक बना लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंट्रोल फैक्टर और क्या बताऊंगी मैं। आप करो NERJRF की तैयारी, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। NERJRF की तैयारी कर रहे हो, आपने क्या करना, जो आपका फोन है उसको रखो कंट्रोल। आपके पास 3 वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेरिएबल है आपके पास कंटेंट है, सेकंड वेरिएबल सपोज आपके पास पीडीएफ, और आपकी पीडीएफ ले लो या रिकॉर्डेड क्लास ले लो, एक ही लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल कंटेंट, कंटेंट में ही आ जाएगा वैसे पीडीएफ। सेकंड वेरिएबल है आपके पास रिकॉर्डेड क्लास, और थर्ड एक वेरिएबल है वो है फोन। तो आपने क्या किया
कि आपने फोन को कंट्रोल करके रखा, मीन्स कि फोन व्हाट्सएप नहीं चलाना है और फेसबुक नहीं चलाना है और कोई भी ऐसी चीज नहीं चलानी है जिससे आपके NRJRF पर इफेक्ट पड़ेगा। एक बच्चा था जिसने इन सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा, ठीक है, उसका NRJRF हो गया क्वालिफाइड। और एक बच्चा था, कंटेंट भी था, रिकॉर्डेड क्लास भी थी, बट फोन में जो व्हाट्सएप चलता था, जो फेसबुक चलती थी और जो एक्स्ट्रा टॉक होती थी, 10-10 12-12 घंटे फोन में चिपके रहना, ठीक है, सोशल मीडिया में चिपके रहना, तो वो भी करता था, मीन्स उसने कंट्रोल नहीं किया अपने फोन पर, तो उसका क्या हुआ, उसका NRJRF नहीं हुआ। क्लियर है जी सभी को? इंडिपेंडेंट वाटर, डिपेंडेंट प्लांट एंड कंट्रोल फैक्टर सन। वेरी गुड। अब आप कुछ भी बना लो। ओके 7:57 हुआ, अभी 8 बजे क्लोज हो जाएगी, मीन्स एंड हो जाएगा सेशन। जब बस्ती की आंटी अपनी बेटी के कारनामे जान ले तो दूसरी की बेटियों की बुराई सुनने पर, अपनी बेटी के बारे में बताने पर जुबान में कंट्रोल। हाँ जी, हाँ, मीन्स कंट्रोल, बस कंट्रोल करके। 3 वेरिएबल थे और तीनों में से एक वेरिएबल को जब हम रोक कर रखते हैं उसको बोला जाता है कंट्रोल फैक्टर, और वो रिसर्च में बहुत बार यूज होता है। कहीं ना कहीं साइंटिफिक वही यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम करते हैं ऐसा कि हम कंट्रोल करके देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम बेटर हो रहा है, बेटर रिजल्ट आ रहा है तो उसको कंट्रोल रखेंगे, और अगर नहीं हमें उसकी जरूरत है तो फिर उसको हम नहीं रखेंगे कंट्रोल, रोक के रखना। ठीक है, ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट, देखो इंपॉर्टेंट, अब देखो साइक्लिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल, कल भी बताया लॉजिकल और रैशनल में क्या फर्क होता है, फैक्ट। और रेप्लीकेबल, रिपीट करना, अब ये भी बताऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रहते हैं हमारे पास, 2 मिनट में कवर। साइक्लिकल का मतलब वही जो कल बताया था, रिसर्च इज रिपीटेटिव प्रोसीजर सिंस इट बिगन विद इशू, मींस इशू का मतलब प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछा जाता है, इशू भी बोला जा सकता है, प्रॉब्लम भी बोला जाता है। फिनिशेस इशू एंड फिनिशेस विद एन इशू, देखो स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होगी, एंड भी प्रॉब्लम से होगी, मीन्स साइक्लिकल। अब देखो साइक्लिकल का क्या मतलब बनेगा, ये होता है ना साइक्लिकल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर ही एंड होगी। क्लियर है, स्टार्ट भी यहाँ पर होगी, एंड भी यहाँ पर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन बींग का भी एक साइकिल बना है, कहीं ना कहीं आपको पता है, ठीक है। जैसे कि जानवरों का भी एक साइकिल बना है कि फॉर एग्जाम्पल शेर बकरी को खाएगा, बकरी किसको खाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, है ना, तो उनका एक साइकिल बना हुआ है लाइफ का। क्लियर है, जैसे नेवला है जो, वो शायद स्नेक को खाता है, ठीक है, कि स्नेक नेवले को, जो भी है, मीन्स ऐसे ऐसे साइकिल बने हुए। क्लियर है, ओके। अब लॉजिकल का क्या मतलब, वही फैक्ट नहीं। अब स्वयं प्रभा 2017 में आया तो 2017 में ही आया, 2016 नहीं बोल सकते, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फैक्ट को यूज करना है कि हाँ फैक्ट, ऐसे नहीं मन गढ़ंत कहानियां लग गए जपने। क्लियर है, फैक्ट होना चाहिए बात में। तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, भाई क्या लॉजिक है तेरी बात में, क्या फैक्ट है तेरी बात में, ऐसा थोड़ी भी होता है। क्लियर है, द स्टेटमेंट ग्रेट रिसर्च इज कोहेरेंट इन्फर दैट एग्जामिनेशन इज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मीन्स फैक्ट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, सोचने समझने का एक स्टैंडर्ड हो भाई। और यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ इनक्रेडिबल इंसेंटिव इन रिसर्च, ठीक है। चक्रीय साइक्लिकल अनुसंधान एक दोहराव वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक दूसरे एक मुद्दे के साथ शुरू होती है और एंड भी एक मुद्दे के साथ होती है। और तर्की कथन महान शोध सुसंगत है, यह अनुमान लगाता है कि परीक्षा समझदार सोच, ठीक है, समझदार सोच होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, समझदार सोच के मानकों द्वारा निर्देशित होती है। सूचीकरण और निष्कर्ष अनुसंधान में अविश्वसनीय प्रोत्साहन के हैं। रेप्लीकेबल, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा, बट क्या रिपीट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, अब जो मेथड्स मैं यूज कर रही हूँ, अब मैं उन्हीं मेथड्स के साथ रिसर्च करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस साल दूसरे मेथड यूज किया, नेक्स्ट ईयर मैंने दूसरे मेथड यूज किए, थर्ड ईयर मैंने दूसरे मेथड यूज किए, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उनको सेम एज इट इज यूज करूंगी। अब सपोज मान लो कि मैं रिसर्च जब मैंने स्टार्ट की थी तो ओनली मैंने प्राइमरी डाटा शुरू किया, फिर जब मेरी रिसर्च दूसरा साल लगा मेरा रिसर्च में, फिर मैंने ओनली सेकेंडरी डाटा यूज किया, जब मेरा तीसरा साल लगा तो मैंने ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ डाटा यूज किए। मीन्स की जो मैं मेथड यूज करूंगी वो कहीं ना कहीं मेरे मेथड सेम रहने चाहिए जब मैं रिसर्च करना स्टार्ट करूंगी। जैसे कि क्या होता था मैथमेटिक्स में, क्या होता था जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास 2-3 फॉर्मूले होते थे, तो कहीं ना कहीं हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना होता था मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, और 2-3 फॉर्मूले लगा देते थे तो क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। जो भी मेथड यूज कर रहे हो वो रिपीटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक साल दूसरा मेथड यूज कर रहे हो, दूसरी साल तीसरा मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, चेंज करे जा रहे हो अपने मेथड्स को, अपनी टेक्निक्स को, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होना मांगता है फिर तो उस कंडीशन में।
क्लियर है? तो रेप्लीकेबल का मीनिंग हमेशा आपके मेथड से डिनोट करेगा कि जो मेथड्स हैं वो आप सेम मेथड्स को यूज करो, जो आपने पहले मेथड यूज किया है वही आप बाद में भी मेथड यूज करो। देखो, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू बी कंफर्म बाय रिपीटिंग द स्टडी एंड आफ्टर द बिल्डिंग अ साउंड बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, प्रीवियस में जो मेथड यूज किया करे हैं वो आफ्टर में भी, जब आपने एक रिसर्च स्टार्ट कर दी तो एक ही मेथड के साथ चलो, मेथड को बार बार चेंज ना करें। ओके, मेथड शुड बी रिलायबल। हाँ जी, रेप्लीकेबल, नॉट रिलायबल, इट्स रेप्लीकेबल, रिपीट होना चाहिए आपका जो मेथड है। एक मेथड यूज करो तो वही मेथड बार बार रिपीट करो। ठीक है जी, जाओ जी अब। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं, कल टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे। आज तो हमने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म्स की है, ये भी कहीं ना कहीं टाइप्स में ही आता है। ठीक है, कल फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसमें जितना भी आपका रिसर्च के टाइप्स है वो करेंगे कल। ओके, सो थैंक यू सो मच, और पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसकी आज कल और आज का। ओके, बाय बाय।